हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बन कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इस साल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए CO NH3 होल 6 Cl3। तो ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लास्ट में करेंगे। देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो थर्ड ब्रैकेट का अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी और इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो ये जो थर्ड ब्रैकेट वाला पार्ट है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, इस थर्ड ब्रैकेट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब थर्ड ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं और इसको हम लोग काउंटर आयन भी बोल सकते हैं, काउंटर आयंस बोल सकते हैं। तो पहला चीज है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंटिटी। जो थर्ड ब्रैकेट वाला पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स एंटिटी और जो बाहर जो है वो है आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयंस। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर हम लोग डिसोसिएट करें, अगर एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करें तो एज बिकॉज दे आर सॉल्ट सो दे कैन डिसोसिएट, बट हाउ दे विल डिसोसिएट, they will dissociate in this way। ठीक है, ये लोग डिसोसिएट करेगा ऐसे CONH3 होल 6 थर्ड ब्रैकेट, जैसे यहां पर होगा +3 और होगा 3Cl-। तो यहां पर देखिए जो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो डिसोसिएट नहीं करता है, वो सॉलिड स्टेट और एक्वा स्टेट दोनों में अपना आइडेंटिटी रिटेन रखता है। लेकिन जो आयनाइजेशन स्फीयर में जो काउंटर आयन है वही सिर्फ डिसोसिएट कर सकता है। तो काउंटर आयंस और आयनाइजेशन स्फीयर डिसोसिएट होता है, मतलब दे आर आयनाइजेबल, बट ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं करता है। तो पहले ये चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो है जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक को बोलेंगे, जैसे यहां पर जैसे कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोल सकते हैं। यहां पर ये आयन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा द मेटल एटम डेफिनेशन भी साइड बाय साइड लिख लेते हैं। द मेटल एटम और आयन ओके व्हिच हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ ligands, which has fixed number of ligands attached with it
attach with it by coordinate bond। देखिए इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों हुआ? बिकॉज इस चैप्टर में ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें एक पार्ट होता है सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? द मेटल एटम और आयन which has a fixed number of ligands। मतलब सेंट्रल मेटल एटम वो है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हो सकता है, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको अंडरलाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से। इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो एज बिकॉज दिस central metal atom attached with the ligand by the coordination bonds, that's why it is called coordination compounds। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड पार्ट कौन है ये लिगेंड। देखिए लिगेंड क्या हो सकता है? लिगेंड यहां पर जैसे यहां पर ये जो NH3 है, ये जो NH3 6NH3 है, ये है यहां पर लिगेंड हो सकता है। ठीक है, अब लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज लिगेंड? एक्चुअली लिगेंड आर द डोनर एटम्स, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपना वैकेंट d ऑर्बिटल में। और इसलिए क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एज ए लुईस बेस काम करता है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लुईस एसिड काम करता है। ठीक है, और जो लिगेंड और मेटल के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो पहले लिगेंड देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज लिगेंड? देखिए लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा? These are the donor molecule। अब ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, These are the donor molecule, और आयन। ठीक है, डोनर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, which are linked बोल सकते हो, अटैच बोल सकते हो, which are linked with the central metal atom, which are linked with the central metal atom। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, so these are the donor molecule or ion which are linked with the central metal atom। okay, which are linked with the central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक रहता है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड क्या है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड रहता है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग को पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डोनर कौन है, ये चीज बहुत मतलब पहले क्लियर हो जाना चाहिए। डोनर कौन है? जो लिगेंड वो डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ऐसे लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होता है। ठीक है, तो लिगेंड क्लियर हो गया और सेंट्रल मेटल एटम क्लियर हो गया। देखिए सेंट्रल मेटल एटम के बारे में एक और चीज बता देते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जनरली ये ट्रांजिशन मेटल्स होता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, जैसे ये हो सकता है कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट है, ये निकल हो सकता है, ये आयरन हो सकता है, ये कॉपर हो सकता है, ये जिंक हो सकता है। ऐसे जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट जिंक भी हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैराडियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो कोई भी मैक्स जनरली ये ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक मेटल होता है, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल और ट्रांजिशन मेटल के पास बहुत सारे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है। तो इसीलिए ये लोग लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकता है और लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शंस। इस इंट्रोडक्शंस में हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट देखे, आयनाइजेशन पेयर देखे, लिगेंड का डेफिनेशन देखे और सेंट्रल मेटल एटम का डेफिनेशन देखे। ठीक है, और एग्जांपल देखे। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे कि लिगेंड के कितने टाइप हो सकता है। देखिए नोमेनक्लेचर अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर ठीक से समझना होगा, सो वी नीड
द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिगेंड। लिगेंड्स के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम लोग को जानना होगा। लिगेंड्स के दो क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक ऑन द बेसिक्स ऑफ द चार्ज और एक और है ऑन द बेसिक्स ऑफ द लिगेंड्स, मतलब ऑन द बेसिक्स ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिक्स में भी हो सकता है। पहले हम लोग करेंगे लिगेंड के क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिक्स ऑफ चार्ज। देखिए लिगेंड्स ऑन द बेसिक्स ऑफ चार्ज क्या हो सकता है। लिगेंड्स एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। लिगेंड एनायनिक भी हो सकता है और लिगेंड कैटायनिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रल और एनायनिक होता है। तो पहले देखते हैं कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड्स के एग्जांपल्स, ठीक है। नंबर 1 होगा NH3 और साइड बाय साइड ये लिगेंड्स के नेम भी हम लोग देख लेंगे। देखिए NH3 एक लिगेंड हो सकता है और इस लिगेंड का ऐसे तो नाम इसका अमोनिया है, बट जब ये लिगेंड बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा एमीन हो जाएगा, AMMINE, एमीन हो जाएगा। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है। नंबर 2 है H2O, ठीक है, H2O हो सकता है, ठीक है। H2O क्या है, ऐसे तो वाटर है, लेकिन जब लिगेंड बनेगा उसको हम लोग बुलाएंगे एक्वा, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है एनो हो सकता है, एनो तो ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जब लिगेंड होगा उसको बोलेंगे नाइट्रोसिन। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। नंबर 4 क्या हो सकता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिगेंड हो सकता है, जब लिगेंड होगा उसका नाम होगा कार्बोनिल, ठीक है। नंबर 5 क्या हो सकता है, C5H5N, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन, ठीक है। लास्ट का जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है अभी हम लोग समझा रहे हैं, इस एग्जांपल से हम लोग बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड एग्जांपल्स भी समझ जाएंगे। देखिए ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड एक तो है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन ये एक और तरफ से ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बिकॉज इसके पास 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम में एक एक करके लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, अभी हम लोग ये डिस्कस किए और ये हम लोग जाने कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर इस टाइप के लिगेंड होगा तो ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब इसके पास 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम में 2-2 लोन पेयर है, मतलब एक एक करके लोन पेयर 2 है, ठीक है। मतलब दिस टाइप ऑफ लिगेंड हैज 2 donor atom, so it can make how many coordinate bond, it can make how many coordinate bond by a single ligand it can make 2 coordinate bond, ये 2 coordinate bond बना सकता है। लेकिन ऊपर का जो भी एग्जांपल अभी तक है, जैसे 1 से लेके 5 तक है, ये सब लोग एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 1 डोनर एटम। सब लोग के पास एक ही डोनर एटम है और एक डोनर एटम से एक लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। जैसे NH3 एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, H2 के पास 2 लोन पेयर है लेकिन वो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। NO में भी सेम एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। CO में भी सेम, ये एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है। और pyridine में भी सेम, यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को मोनोडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड के डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड हैज ओनली 1 डोनर एटम, that means it form only 1 coordinate bond with the central metal atom, but this type of ligand it has 2 donor atom and both the donor atom simultaneously can be used by this ligand to make coordinate bond. How many coordinate bond can be formed by this ligand? This type of ligand can form 2 coordinate bond same time with the central metal atom. तो इसका क्या नाम है, इस लिगेंड का क्या नाम है, इसका अभी का नाम है इथेन, अभी इसको बुलाते हैं
इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है, इथेन 1,2 डाइएमीन। इसका एक और नाम है इथिलीन डाइएमीन, बट अभी IUPAC इसका जो नया नाम है वो है इथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये हो गया एक बाइडेंटेड लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम है। ये सारे एग्जांपल में कॉमन क्या है? दे ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। ये सभी का चार्ज क्या होगा? चार्ज हम लोग को जानना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसमें ये लिगेंड्स का चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड है वो सभी का चार्ज क्या है? ऑब्वियसली 0 है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड तुम लोग लिख लो, तुम लोग न्यूट्रल लिगेंड लिख लो। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल था, उसमें से लास्ट वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट वाला एग्जांपल में एक और चीज बता देते हैं। ये जो लास्ट वाला एग्जांपल ये तो बाइडेंटेड लिगेंड है, इट कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं EN से, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली डिनोट करते हैं EN से, याद रखना EN से डिनोट करते हैं, ठीक है। EN मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। इसको EN लिखते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला हो गया। अब हम लोग करेंगे एनायनिक कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल्स। देखो एनायनिक लिगेंड क्या है? एनायनिक लिगेंड बहुत सारे हैं, ज्यादा से ज्यादा लिगेंड एनायनिक ही है। तो एनायनिक लिगेंड क्या क्या होगा? देखिए एनायनिक लिगेंड में पहला होगा Cl-, ठीक है। नाम क्या होगा? ऐसे तो क्लोराइड है, जब लिगेंड होगा उसका नाम हो जाएगा क्लोरो, नहीं तो क्लोरिडो। क्लोरिडो बोलना ही बेटर होगा, अभी उसको क्लोरिडो बोलते, पहले क्लोरो बोलते थे। सेम जैसे Br-, ऐसे तो ब्रोमाइड नाम है, बट जब ये लिगेंड होगा तब इसका नाम होगा ब्रोमीडो। देखिए लिगेंड कहां पे है? लिगेंड हम ओनली रहेगा जो कोऑर्डिनेशन पेयर है उसी का अंदर। अगर यही Cl- बाहर रहेगा तो उसको हम लोग तब क्लोरिडो नहीं बोलेंगे, तब उसको नॉर्मली हम लोग क्लोराइड बोलेंगे। जब ये काउंटर आयन होगा, जब ये लिगेंड होगा तो इसको क्लोरिडो बोलेंगे। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या हो सकता है? जैसे F-, ये सकता हो सकता है F- फ्लोरिडो, ठीक है। 4 नंबर हो गया I-, तो I- हो जाएगा आयोडीडो, ठीक है, आयोडीडो हो जाएगा। नंबर 5 हो सकता है, देखिए ये लिगेंड जो है नंबर 5 का जो लिगेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 जो लिगेंड यहां पर लिख रहे हैं, नंबर 5 लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? वो है Cn-। अब ये Cn- भी बहुत ही स्पेशल एक लिगेंड है, क्योंकि इस लिगेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं सायानीडो, ठीक है। अभी इसको हम लोग बोलेंगे सायानीडो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब कार्बन, थ्रू द कार्बन ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहेगा, तो अगर ये थ्रू द कार्बन सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहेगा तो इसको सायानीडो बोलेंगे। लेकिन अगर ये थ्रू द नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल के एटम के साथ अटैच रहेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन से भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रह सकता है, तो उसको हम लोग तब आइसो सायानीडो बोलेंगे। तो इस लिगेंड में क्या खास बात है? ये लिगेंड क्या है स्पेशलिटी? इस लिगेंड के पास 2 डिफरेंट डोनर एटम है। दिस लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, लेकिन 2 डिफरेंट डोनर एटम एक साथ यूज नहीं हो सकता है। समटाइम्स it can use its carbon donor atom, sometimes it can use its nitrogen donor atom, but bidentate ligand जैसा दोनों लिगेंड को, दोनों डोनर एटम को एक साथ यूज नहीं कर सकता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बाइडेंटेड लिगेंड एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड। अच्छा, इसका नाम तो बोले नहीं, इसका नाम क्या है? इस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऐसा बहुत सारा लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा बहुत सारा है। एम्बीडेंट लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा? द लिगेंड व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम as like carbon and nitrogen. So sometimes it can use its carbon donor side
to attach with the central metal atom, or sometimes it can use its nitrogen donor atom to attach with the central metal atom. मतलब नाइट्रोजन के थ्रू कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है, कभी नाइट्रोजन कभी कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है। जब कार्बन के थ्रू करेंगे तो उसको साइनेटो बोलेंगे, जब नाइट्रोजन के थ्रू करेंगे तो उसको बोलेंगे आइसोसायनेटो। ऐसा और कितने एम्बिडेंटेड लिगेंड और कितने हैं, तो उसका भी एक लिस्ट देख लेते हैं। देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे और कितने हैं। नंबर 7 में आ जाएगा जैसे नाइट्रिटो। देखिए नाइट्रिटो ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नाइट्रिटो क्या कर सकते हैं, कभी थ्रू द नाइट्रोजन इट कैन अटैच विद द मेटल, और कभी NO2 थ्रू द ऑक्सीजन it can attach with the central metal atom. Through the oxygen it can attach with the central metal atom. ठीक है, जब ये थ्रू द नाइट्रोजन ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिटो N बुलाएंगे। ठीक है, नाइट्रिटो N बुलाएंगे। और जब ये थ्रू द ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रिटो O बुलाएंगे। ठीक है, नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O। ध्यान से देखो, नाइट्रिटो N बुलाएंगे और नाइट्रिटो O बुलाएंगे। N मतलब as because नाइट्रोजन एटम इज यूजिंग, सो नाइट्रिटो N, और O बुलाएंगे जब ऑक्सीजन एटम यूज हो रहा है, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, एक और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, HCN और NCS, थायोसायानेटो और आइसोथायोसायानेटो। नंबर 8 में आएगा HCN, ये हो सकता है। HCN में क्या होगा, थ्रू द सल्फर इट कैन अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सल्फर के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे थायोसायानेटो। इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, जब वो सल्फर के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थायोसायानेटो। बट वो क्या कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन के थ्रू भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रह सकता है, तो तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे आइसोथायोसायानेटो। ठीक है, तब बोलेंगे आइसोथायोसायानेटो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए हैं 3 एम्बिडेंटेड लिगेंड। डेफिनेशन बोल दी है, लिगेंड व्हिच कैन हैव 2 more than 1 different donor atom, but only in one time it can use its only one donor atom. दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकता, एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनर एटम यूज करेगा। कभी सल्फर, कभी नाइट्रोजन, कभी ऑक्सीजन, दोनों एक साथ नहीं। बाइडेंटेड लिगेंड लेकिन दोनों एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कैटायनिक लिगेंड। कुछ कैटायनिक लिगेंड के एग्जांपल्स। कैटायनिक लिगेंड तो ऐसे बहुत ही कम आता है, कैटायनिक लिगेंड ज्यादा से ज्यादा नहीं है। इसमें से एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है NO+। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। कैटायनिक लिगेंड ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है, तो ये नाइट्रोसोनियम हो सकता है इसका नाम। ठीक है, NO+ हो सकता है, NO2+, एक दो और आता है। तो ये हो गया मेरा लिगेंड के एक क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, जिसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैटायनिक भी हो सकता है, जैसे ये दो कंपाउंड के बीच में देखो CO, पहले एग्जांपल ये थे CONH3 ठीक है, ये एग्जांपल है। और राइट साइड में एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, वो है सपोज K4AgCN6। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ध्यान से देखो कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन पेयर वाला पार्ट है, वो लेफ्ट साइड में है,
और जो आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट है वो राइट साइड में है। तो ये कहां पे है? लेफ्ट में है। और ये कहां पे है? ये राइट में है। क्लियरली दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेफ्ट में है मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये कैटायनिक है, इसका चार्ज कैटायनिक है, क्योंकि इसको अगर हम लोग आयनाइज करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज क्या आएगा? +3 आएगा। ठीक है, 3Cl माइनस, तो अगर एनायन का चार्ज 3Cl माइनस होगा तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज क्या होगा? +3 आएगा। लेकिन यहां पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें आयनाइजेशन स्पेयर ये पहले है। दिस इज द आयनाइजेशन स्पेयर और द काउंटर आयन, ये पहले है, मतलब लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट में है। आयनाइजेशन स्पेयर लेफ्ट में है, ये आयनाइजेशन स्पेयर है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर राइट साइड में है। राइट साइड में है मतलब ये एनायनिक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है, और लेफ्ट साइड में है मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है। ठीक है, अब तुम लोग अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये दोनों कंपाउंड को डिसोसिएट करके देखो। अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? CO अभी दिखाए थे कुछ देर पहले, CONH3 प्लस 3 और 3Cl माइनस। ठीक है, तो देख लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका चार्ज क्या है? +3 है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा? 4K प्लस और FeCl6 4 माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट तुम लोग देख सकते हो, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका चार्ज क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है। तो दोनों टाइप का कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज कैटायनिक होगा। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले और काउंटर आयन बाद में है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज प्लस में आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक होगा। ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में है, काउंटर आयन पहले है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज क्या होगा? माइनस में आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक होगा। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों के नेमिंग में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, और उस छोटा डिफरेंस को समझाने के लिए ही हम लोग ये अभी का पॉइंट कर रहे हैं। देखो छोटा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक होगा, इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक, लिखते हैं इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक होगा, द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है, CMIA लिख देते हैं। The complex part, if the complex part is cation, the name of the CMI or A, मतलब central metal ion or atom, will not be changed. Will not be changed. Will not be changed. इसका क्या मतलब है? अभी समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पर जो कोबाल्ट दिखाई दे रहा है, इसको कोबाल्ट ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर निकेल होता तो इसको निकेल ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर कॉपर होता तो इसको कॉपर ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैंगनीज होता तो मैंगनीज ही बोलते हैं। तो जो भी ओरिजिनल नेम है जो हम लोग जानते हैं वही नेम हम लोग यूज करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जो भी नाम नॉर्मली होता है, नॉर्मली हम लोग बुलाते हैं। अगर गोल्ड है तो उसको हम लोग ऑरम बोलेंगे, अगर सिल्वर है तो सिल्वर बुलाएंगे, ठीक है, नॉर्मल जो नेम है वो बुलाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट, अगर if the complex part is anionic, तब क्या होगा? देखो तब यहां पर एक चेंज आएगा। If the complex part is anionic, then the CMA name will be changed, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा? देखो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? देखो कुछ एग्जांपल बोल रहे हैं कैसे चेंज हो सकते हैं। लेफ्ट साइड को अभी लेफ्ट साइड का जरूरत नहीं है तो लेफ्ट साइड को अभी हटा दे रहे हैं। देखो क्या क्या चेंज हो सकता है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहां पर जो आयरन है
उसका नाम हो जाएगा फेरेट। कब होगा? अगर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है, बार बार बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर एनायनिक है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम ऐसा हो जाएगा, आयरन नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। अगर कॉपर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रेट बोलेंगे, ठीक है। अगर वो मान लेते हैं कि निकेल है तो उसको निकेल नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकेलेट बोलेंगे, ठीक है। अगर कोबाल्ट है तो उसको हम लोग कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे। कब बोलेंगे? बार बार समझा दिए हैं। ये कब होगा नाम? जब द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायनिक। कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम ऐसा होता है, ठीक है। कोबाल्ट हो गया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जैसे गोल्ड, गोल्ड हो सकता है Au, क्योंकि ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। सारे देखो ट्रांजिशन मेटल हम लोग ले रहे हैं, तो ये ऑरेट हो जाएगा, इसको ऑरेट बोलते हैं, ऑरेट बोलेंगे। अगर Ag होगा सिल्वर, उसको हम लोग बोलेंगे आर्जेंटेट, उसको आर्जेंटेट बोलते हैं। उसका लैटिन नेम क्या आता है? अर्जेंटीनियम आता है, तो उसको हम लोग आर्जेंटेट बोलेंगे। इसका लैटिन नेम ऑरम आता है तो ऑरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नेम चेंज आएगा। और कुछ नेम ले सकते हैं, जैसे मैंगनीज का नाम मैंगनेट हो जाएगा, ठीक है। एसएन, एसएन का नाम क्या होगा? उसको स्टैनम बोलते हैं, स्टैनस बोलते हैं, तो हम उसका नाम हो जाएगा स्टैनेट हो जाएगा, स्टैनेट, ऐसे ऐसे नाम हो जाएगा। तो ये कुछ नेमिंग में चेंज आएगा। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग में चेंज आएगा इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा तो इसका कोई नाम चेंज नहीं होगा, जैसा नाम होता है वैसा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग ये सब लिख लो, ये सब चीज लिख लो। अब हम लोग उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बहुत सारे वीडियो हम अपलोड किए हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं इस चैनल में वो लोग इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। और उसके बाद हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे नेक्स्ट हम लोग आइसोमेरिज्म बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी बात करेंगे। तो ये अभी इनऑर्गेनिक सीरीज अभी चलेगा, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक सीरीज, उसको क्लास 11 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं। जैसे पहला कंपाउंड है CONH3 ठीक है। इसका क्या नाम होगा? देखो इसका क्या नाम होगा। पहला बात है, कुछ रूल यहाँ पर IUPAC रूल कुछ याद रखना है कि पहला अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट है, देखो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है, काउंटर आयन बाद में है, तो पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को बोलेंगे, काउंटर आयन को बाद में बोलेंगे। लेकिन अगर मान लेते कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो है K4FeCN6, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में है, काउंटर आयन पहले है। तो इस हिसाब से यहां पर हम लोग काउंटर आयन को पहले बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को बाद में बोलेंगे, मतलब जो पहले है उसको पहले बोलेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड का नेमिंग पहले आएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को बोलेंगे पहले बोले कि बाद में बोले, लेफ्ट में हो कि राइट में हो, कैटायनिक हो कि एनायनिक हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग जब स्टार्ट करेंगे पहले लिगेंड होगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक और चीज करना होगा जो है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना होगा। तो ये हम लोग क्लास 11 के रिडॉक्स चैप्टर में डेफिनेटली पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं अभी निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लेते हैं। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। NH3 ऑक्सीडेशन अभी दिखाएं क्योंकि NH3 से न्यूट्रल लिगेंड, तो यहां पर कितने हैं? 6 है, तो 6 × 0। उसके बाद Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो हाउ मेनी Cl? देयर आर 3 Cl, तो टोटल चार्ज क्या आएगा? -3 आएगा, और टोटल चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर अगर x कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू +3 आएगा। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड? +3।
अगर नेक्स्ट कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो क्या होगा? देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 करके होता है। आयरन सपोज यू डोंट नो, Cl अभी Cl दिखाए, सायनिडो दिखाए ना, तो उसका चार्ज क्या होता है? -1 होता है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू इसका, इसमें भी x का वैल्यू कितना आएगा बोलो? कैलकुलेट करके देखो, 2 आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को रफ में कर लेना होगा, साइड में कर लेना होगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी नेमिंग में लिखना होता है। तो पहला कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? देखो स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से और बीच में कैपिटल लेटर नहीं यूज करेंगे, स्मॉल से ही लिखेंगे। पहले लिगेंड बोलेंगे, तो यहां पर हाउ मेनी लिगेंड? 6 है, तो बोलेंगे हेक्सा। NH3 को बोलते हैं एमीन, तो हेक्सा एमीन। ये कोबाल्ट है, अब इसको कोबाल्ट ही बोलेंगे क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और बाद में होगा क्लोराइड। काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड है। लेकिन यहां पर ट्राई क्लोराइड नहीं बोलते हैं, सिर्फ क्लोराइड ही बोलते हैं। जैसे यहां पर ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट में ये जो K4 है, जो काउंटर है, इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, सिर्फ पोटेशियम बोलेंगे। तो इसका क्या नाम होगा? पोटेशियम। के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पहले लिगेंड बोलेंगे। कौन है लिगेंड? सायानिडो, इसको सायनो भी बोल सकते हैं। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सा सायानिडो। अब देखो आयरन कहां पे है? राइट साइड में है, कॉम्प्लेक्स पार्ट राइट साइड में है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है, तो आयरन को क्या बोलेंगे हम लोग? फेरेट बोलेंगे। तो पोटेशियम हेक्सा सायानिडो फेरेट होगा इसका नाम, और ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे। कितना आया? सॉरी 2 आया था। ठीक है, हो गया। अब कुछ हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्या क्या एग्जांपल्स है, वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो तुम लोग लिख लो। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जैसे ये है CONH3 होल 4, ठीक है, H2O होल 2 और Cl3। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? CrEn होल 3 Cl3। उसके बाद है K2A9CN होल 4। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? K3Fe K3Fe C2O4 होल 3। तो ये कुछ एग्जाम्पल था। तो देखो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे CONH3 होल 4 H2 होल 2 Cl3। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? देखो इसमें 2 लिगेंड है, एक NH3 लिगेंड है जिसका नाम है एमीन, और एक H2 है जिसका नाम है एक्वा। अब पहले इसको बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एमीन पहले आएगा, उसके बाद एक्वा आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आता है, उसके बाद एक्वा आता है। तो पहले अच्छा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? NH3 का 0 है, H2 का 0 है, Cl -1 है, तो देयर विल बी -3, कोबाल्ट का +3 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो +3 आ जाएगा। तो यह इसका क्या नेमिंग होगा? इसका नेमिंग क्या होगा बोलो? ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा? टेट्राएमीन डाई एक्वा। टेट्राएमीन डाई एक्वा में 2 है,
कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 और बाद में क्लोराइड। इसको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करो कि एक ही लाइन में हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर के बीच में एक छोटा सा गैप होगा, इसको कोशिश करना एक ही लाइन में ये हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, EN अभी बोले, EN का क्या नाम होता है, इथेन 1,2 डाइएमीन, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो बाइडेंटेड लिगेंड जब 2 होता है उसको बीस बोला जाता है, BIS, और जब 3 होता है उसको ट्रिस बोला जाता है, और उसको ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाता है। तो ये चीज यहां पर अलग होगा। तो पहले क्या बोलेंगे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्या बोलेंगे, ट्रिस, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट देंगे, इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी 3 होगा, ये 0 है, ये -1 करके है तो -3, तो क्रोमियम हो गया +3, ठीक है। ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, क्रोमियम, 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 सॉरी, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहां पर थर्ड ब्रैकेट होगा उससे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाले तो +2 होगा। तो क्या नाम होगा, पोटेशियम, 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 स्पेस देंगे, ठीक है। टेट्रा, टेट्रा साइनिडो, टेट्रासाइनिडो, टेट्रासाइनिडो है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये जो निकल है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स में है, ये एनाइन कॉम्प्लेक्स में है, इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेलेट। टेट्रासाइनिडो को नीचे लिखो, निकेलेट, निकेलेट, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। निकेलेट, NiCK, निकेलेट, निकेलेट 2। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, नेक्स्ट कंपाउंड में ये जो C2O4 है, ये इसका चार्ज -2 है, इस एनाइन का चार्ज -2 है। C2O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, C2O4 को हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड, मतलब C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सालेटो बोलते हैं, ऑक्सालेटो बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सालेटो बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सालेटो, ठीक है। ये ऑक्सालेट आयन था तो ऑक्सालेटो बोलेंगे। तो K3 क्या है, पोटेशियम होगा, पोटेशियम -2 चार्ज है, आयन का चार्ज कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा। ये +1 करके है तो ये +1 करके ये +3, पोटेशियम +3, आयरन X, यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये -2 करके है तो ये -6 = 0 है, तो x -3 = 0, यहां पर कितना आ जाएगा, Fe कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहां पर होगा पोटेशियम, पोटेशियम, ओके, पहले हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा, देखो इसको ट्रिस ऑक्सालेटो बोल सकते हैं, ट्रिस ऑक्सालेटो, ट्रिस बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्रिस ऑक्सालेटो, ट्रिस ऑक्सालेटो, ओके। फेरेट, फेरेट 3, ठीक है। तो देखो ये कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर आज के वीडियो में हम दिखाए, और आज के वीडियो में बहुत कुछ करवाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ये था पहला क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें लिगेंड डिस्कस किए, कोऑर्डिनेशन लिगेंड डिस्कस करने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम डिस्कस किए, और लिगेंड के टाइप्स डिस्कस किए, बाइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड डिस्कस किए, और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर भी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली तुम लोग इसको देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही, कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ही हम लोग जो आइसोमेरिज्म है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो डिस्कस करेंगे, जो कल ही हम अपलोड करेंगे, तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।